हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो में सारे के सारे 35 ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को आंसर पता रहता है तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग प्रत्येक आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को पर पहली बार आए तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, छोड़ छोड़ के देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको एग्जाम में भी छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जब भी देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपने चैनल को परिवार सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बढ़ते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि वाहक यानी रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या देते हैं, हम लोग बताइएगा। यानी वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम हम लोग क्या देते हैं, तो उसे हम लोग मॉड्यूलेशन देते हैं। क्या देते हैं? मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है उपग्रह उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, बताइएगा। उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो वह होता है आपको सूक्ष्म तरंग का। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर की ओर। देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं, वह क्या होने वाला है, बताइएगा। नहीं, इसका ऊंचाई जो निकलेगा वह किस तरह से हम लोग अधिकतम दूरी को हम लोग निकाल सकते हैं, वो अधिकतम दूरी का फार्मूला बताना। तो अधिकतम दूरी का फार्मूला होगा √2 या 4 होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। 4 में कह रहा है कि टेलीविजन संचारण में आमतौर से प्रयुक्त आवृत्ति परास कितना होगा, बताइएगा। टेलीविजन संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति परास क्या होगा, तो उपयुक्त आवृत्ति परास होगा 30 से 300 मेगा हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मॉड्यूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलन। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 6 नंबर के। देखिएगा 6 नंबर में क्या कह रहा है। नंबर 6 में कह रहा है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, बताइएगा। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी नहीं काटती है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आई है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में मात्रा क्या होता है, बताइएगा। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रा कितना होता है, तो ईएसयू में मात्रक होता है 4.78 गुने 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 4.78 गुने 10⁻⁻10 मीटर, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 8 नंबर में। देखिएगा 8 नंबर में क्या करा है। 8 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, बताइएगा कितना होता है। कह रहा है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा σ/ε0 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, बताइएगा। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में। देखिएगा 10 नंबर में क्या करा है। 10 नंबर में करा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 1.8 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, बताइएगा। वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो डब्ल्यू यानी वर्क है, डब्ल्यू बराबर होता है ME1 - cos थीटा। ओके, ये डब्ल्यू बराबर ME × 1 - cos थीटा, डब्ल्यू बराबर ME × 1 - cos थीटा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 12 नंबर में। 12 नंबर में आप लोगों को देखिए क्या करा है। 12 नंबर में कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव का मान कितना होगा, ये x अक्ष में पूछ रहा है। ठीक है, बताइएगा
यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव का मान कितना होगा? तो सम विभव का मान होगा बाई जेड तल होगा। ओके, x पूछेगा तो तीनों लेना है, एक्स बाई जेड लेना है। x पूछेगा तो x वाला को छोड़ के बाकी बचेगा जो आंसर हो जाएगा, बाई जेड बचेगा। बाई पूछेगा तो एक्स जेड हो जाएगा। ओके, जेड पूछेगा तो x बाई तल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर में देखेगा। 13 नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर कितना होगा? यानी कह रहा है पृष्ठ पर विभव का मान 10 वोल्ट है तो गोले के केंद्र पर कितना होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो गोले पर जो कह रहा है गोले के केंद्र पर जो विभव का मान होगा वो अभी कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा? तो आवश्यक ऊर्जा का मान 1 जूल होगा। क्या होगा? 1 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, 1 किलो जूल। याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 15 नंबर में देखिएगा। 15 नंबर में क्या करा है? 15 में कह रहा है कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? बताइएगा। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध कितना हो गया? तो तार का नया प्रतिरोध 90 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 ओम हो जाएगा। ठीक है, 10 ओम का प्रतिरोध है और इसको खींच कर कितना करें? तो 3 गुना करें। तो पहले 3 गुना करेंगे तो पहले कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, फिर 3 गुना कर देंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना हो जाएगा? 17 नंबर में कह रहा है एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई राशि कितना होगा? खपत की गई पावर बताना, ठीक है, शक्ति बताना है। खपत की गई शक्ति कितना होता है? यानी एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति आपको 250 वाट होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या हो सकता है? बताइएगा। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह हम समझ सकते हैं कि वह आपका अर्धचालक होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में देखिएगा। 19 नंबर में क्या करा है? 19 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। बताइएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे मापा जाता है? तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसमें दिया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इनमें से कोई नहीं, ना तो हम लोग आवेश से मापते हैं, ना तो धारा से मापते हैं, ना तो हम लोग किससे मापते हैं? विभवांतर से। ये आपका गलत है सब ऑप्शन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को आंसर याद रखना। ठीक है, ये हूबहू याद रखेगा क्योंकि सेम प्रिंटेड होता है। 20 में कह रहा है कि ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। बताइएगा ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सीबेक धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? सीबेक धारा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में देखिएगा। 21 नंबर में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है कि एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तार पर कार्यशील बल की दिशा क्या होगी? बताइएगा। एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तार पर कार्यशील बल की दिशा क्या होने वाली है? बताइएगा। कार्यशील बताना, इसकी धारा का मान क्या होगा? बल की दिशा बताना। बल का जो दिशा होगा वो क्या होगा? तो ऊर्ध्वाधर उत्तर की होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ऊर्ध्वाधर हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल ऊपर की ओर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में ये आई लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है। यदि चालक में आई धारा बहती है तो इस पर लगने वाला बल क्या होने वाला है? बताइएगा। कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आई लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समांतर रखा हुआ है। यदि चालक में आई धारा बहती है तो इस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो इस पर लगने वाला बल का मान 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा क्योंकि समांतर रखा हुआ। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 23 नंबर में देखिएगा। 23 नंबर में क्या करा है?
आप लोगों को सारे का आंसर रखना है, ठीक है, ध्यान ध्यान में दिमाग में रखना है या देखते देखते जाइए। तो इसमें कह रहा है कि दो लंबे सीधे तार में समान धारा I प्रवाहित होती है तथा दोनों के बीच की दूरी R है। एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं। यदि धारा को 2I बढ़ा दिया जाता है, धारा को 2I बढ़ा रहे हैं तथा दोनों के बीच की दूरी कम करके R/2 कर दी जाती है, तो बल का मान क्या होगा? तो बल का मान आपको कितना हो जाएगा? तो 8F हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बल का 8 गुना। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बताइएगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर में। देखिएगा 26 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 26 नंबर में देख रहे हैं, 26 नंबर में कह रहा है कि स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण नियम है, उसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? बताइएगा। स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण नियम है, उसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? नया चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? 2m/π होगा। क्या होगा? 2m/π, 2m/π होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि यम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? तो m/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में। देखिएगा 28 नंबर में क्या करा है। 28 नंबर में कह रहा है, इसमें से कह रहा है कि अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? बताइएगा। अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? तो ये आपको इसमें से किसी को भी छोटा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 29 में कह रहा है यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता होगी। बताइएगा, उसके सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होगा? यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसकी सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होगा? तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 596.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि परमाणु नियॉन की चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है। बताइएगा। परमाणु नियॉन की चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? तो 0 के बराबर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। देखिएगा 31 नंबर में क्या करा है। 31 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। बताइएगा। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र होता है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है कि वैद्युत क्षेत्र के इनमें से कोई नहीं। क्या उत्पन्न होता है? तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो वैद्युत क्षेत्र। ओके, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। 32 में करा है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। बताइएगा। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर? तो केवल डीसी पर कार्य करता है। ओके, यानी केवल डायरेक्ट करंट पर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में। 33 नंबर में आप लोग देखिएगा। 33 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे उपयुक्त पदार्थ आपका मुलायम इस्पात होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर मापता है, प्रत्यवर्ती धारा क्या मापता है? बताइएगा। तप्त तार एमीटर मापता है तो प्रत्यवर्ती धारा का क्या मापेगा? बताइएगा। प्रत्यवर्ती धारा का उच्चतम मान मापेगा कि औसत मान की मूल औसत धारा मापेगा कि इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तप्त तार एमीटर मापता है तो प्रत्यवर्ती धारा का क्या मापेगा? तो औसत मान मापता है, ठीक है, एवरेज वैल्यू मापेगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। देखिएगा 35 नंबर में क्या कर रहा है। 35 में कह रहा है किसी ऊंचाई यानी सेटअप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट हैं, तब क्या होगा? यानी इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। कौन सा रिलेशन होगा? तो N2 ग्रेटर देन N1 होगा। ओके, N2 ग्रेटर देन N1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों के पास बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।